हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेकंड क्लास। तो आई होप आप लोगों ने हमारी फर्स्ट क्लास देखी होगी, जो कि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रही थी। और हाँ, मेरी सेकंड क्लास संडे को होनी थी, जो हो नहीं पाई थी। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है, तो हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन देख ही लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम यूरोप की लोकेशन जानेंगे कि यूरोप हमारा कहाँ पे लोकेटेड है। तो पृथ्वी पर कुल जो है, हाँ, पृथ्वी पर कुल हमारे 7 महाद्वीप है। उसमें से हमारा 6वें नंबर का महाद्वीप है, वो है यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। कौन से नंबर का है? तो वो 6वें नंबर का महाद्वीप है। और यह क्या है? एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। एशिया के साथ जुड़ा हुआ है संयुक्त रूप से, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ये यूरेशिया भी कहलाता है। यूरोप को यूरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यूरोप हमारे कौन से नंबर का महाद्वीप है? तो 6वें नंबर का महाद्वीप है। पूरे विश्व में कितने हैं? तो 7 है। यूरोप 6वें नंबर का है। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। एशिया के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। आई होप आप लोगों को लोकेशन क्लियर हो गई होगी। ये आपका मैप यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे पूरी आपको लोकेशन दी हुई है, वहाँ के स्टेट भी दिए हुए हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का अर्थ। तो अगर हम सरल शब्दों में जाने कि यूरोप में राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद क्या होता है, पहले तो हम जानेंगे। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो क्या होती है, जो किसी राष्ट्र के सदस्यों में अपने देश के प्रति एकता और समर्पण की भावना को जागृत करती है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। सपोज देखिए, जैसे यहाँ पे 2 इमेजेस लगी हुई हैं, एक में जनता है यहाँ पे हमारी, और एक में युद्ध हो रहा है। तो अब जब युद्ध होगा तो क्या होता है? युद्ध से अब कोई खुश तो नहीं हो सकता कि खुश हो जाए कि युद्ध हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हर कोई तो खुश नहीं हो सकता। तो युद्ध होगा तो उससे नुकसान भी बहुत होंगे, लोगों को मन में अलग अलग विचार आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी रह रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। लोगों के मन में ये सब चीजें आने लगती है, और खास करके जनता के मन में ये सब चीजें पहले आती है, क्योंकि इसका जो सारा का सारा देखने को मिलता है, वो सिर्फ हमारी जनता को ही देखने को मिलता है। सारा नुकसान जो होता है वो जनता को होता है। खाने की आपूर्ति हो जाएगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ पे क्या होती है, जनता को ही देखने को मिलती है। ये सब भी क्या होते हैं? युद्ध का परिणाम होता है। और ये युद्ध के परिणाम से ही राष्ट्रवाद की भावना जो है यहाँ पे जन्म ले रही है। और ये राष्ट्रवाद की भावना जन्म कब लेगी? तो ये फ्रांस की क्रांति से ही जन्म लेगी। तभी यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भी माना जाता है। ये क्रांति बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में से एक महत्वपूर्ण मानी जाती है ये क्रांति। फिर है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांस की जो क्रांति होती है हमारी, वो होती है 1789 ईस्वी को। तो क्या होता है, जो फ्रांसीसी क्रांति, पहले तो हम जानेंगे कब होती है। तो 5 मई 1789 को ये क्रांति शुरू होती है। कब शुरू होती है? 5 मई 1789 को ये क्रांति जो है वो शुरू होती है। और 1774 ईस्वी को क्या होता है, जो फ्रांस के राजा होते हैं वो राजा बनते हैं। 1774 ईस्वी को लुईस 16वें जो है वो फ्रांस के राजा बनते हैं। अब जब वो राजा बनते हैं तो वो बहुत ही कम उम्र में राजा बन जाते हैं। उनकी उम्र क्या होती है यहाँ पे? 20 वर्ष होती है जब वो राजा बनते हैं वहां पे। और उसके बाद क्या होती है? उनकी शादी हो जाती है। उनकी शादी जो होगी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से होती है। जब इनकी शादी होती है तो जो राजकुमारी रहती है वो भी उन्हीं की तरह रहती है, कि दोनों का ही राज्य में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है कि उनकी जनता को क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। तो वो सब अपने आप में ही मग्न रहते हैं। इससे क्या होता है, वहां का फ्रांस का जो राजकोष रहता है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। अब जब वो खाली हो जाएगा तो लोगों को क्या होगा? धन की आपूर्ति होने लगेगी। राजा को भी धन की आपूर्ति होगी, वो पूरा नहीं कर पाएगा, अपने राज्य को देख नहीं पाएगा। फिर क्या करेगा? उसको कर बढ़ाना पड़ेगा।
जब कर बढ़ेगा तो सीधा सीधा भार किस पे आएगा? राजा पे तो भार नहीं आएगा, भार आएगा जनता के ऊपर। अगर आपका ही कर बढ़ा दिया जाए, टैक्सेस बढ़ा दिए जाए, जैसे हाउस टैक्स है और लाइट बिल है, ये सब एक प्रकार के टैक्स ही है हमारे जो लगते हैं, तो अगर वो बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे आपको तकलीफ होगी कि इतना कर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं, जैसे अब हमारा संविधान के रूप में हमारा देश चल रहा है, तो अब हमारा संविधान ही प्रमुख होता है, उसी के हिसाब से हमारा देश चलता है। तो अब कहीं ना कहीं और सरकार जो है वो देश को चला रही है, तो क्या होगा? अब सरकार की कमियां फिर निकलती है कि सरकार ये इस टाइम पे महंगाई बढ़ रही है, पहले में इतनी महंगाई नहीं थी। तो यहाँ भी क्या होगा? यही होगा कि वो राजा तो बने हैं, अब उनके टाइम पे क्या हो रहा है कि कर में वृद्धि करेंगे। जब राजकोष खाली हो चुका है तो राजकोष कैसे बढ़ेगा? जब कर लगेगा, कर में वृद्धि होगी, तभी क्या होगा? राजकोष वहां पे भर पाएगा। तो क्या होता है? अब राजकोष तो हमारा क्या होता है? कर तो हमारा बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है फ्रांस में उस टाइम पे जो समाज था, वहां का पूरा वर्ग था, वो 3 वर्गों में विभक्त था। कौन कौन से वर्गों में विभक्त था? एक था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, तीसरा था निम्न वर्ग। तो क्या होता है, यहाँ जो पादरी वर्ग है, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग, तो ये दोनों जो वर्ग होते हैं, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, ये जो तो वर्ग होते हैं, उनको क्या होते हैं? इनको विशेष अधिकार होते हैं। उनको विशेष अधिकार होते हैं। विशेष अधिकार का मतलब क्या है कि उनको प्रमुख माना जाता था, तो उनके ऊपर क्या होता है? कर नहीं लगेगा। अब जब कर नहीं लगेगा, ना इनके ऊपर कर लगा ना इनके ऊपर कर लगा, अब बचा कौन? अब बचा यहाँ पे निम्न वर्ग। अब जो सारा कर का भार आ जाएगा वो किसके ऊपर आ जाएगा? वो आ जाएगा यहाँ पे निम्न वर्ग के ऊपर। अब जब सारा कर का भार इनके ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? इनमें असंतोष की भावना जन्म लेगी, इनमें असंतोष की भावना जन्म लेगी, और यहीं से क्या हो जाएगी? फ्रांस की क्रांति हमारी स्टार्ट हो जाएगी। यही कारण रहता है हमारा फ्रांस की क्रांति के स्टार्ट होने का। इसके बाद ही क्या होता है? यूरोप में फिर हमारे राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है, क्योंकि अब ये दो वर्ग तो कर दे ही नहीं रहे हैं। अब कर कौन दे रहा है? निम्न वर्ग दे रहा है, तो कितना ही दे पाएगा? आप सीधा बढ़ा दें कि आपको सीधा एक ही व्यक्ति को देना है या एक समाज के कुछ व्यक्तियों को देना है, तो वो कहाँ से पूरा कर पाएगा? इनको नहीं देना, इनको नहीं देना। अगर कर बढ़ाना है तो आप तीनों में बढ़ाते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि इनको नहीं दे बढ़ाने, ना इन्होंने दिया ना इन्होंने दिया, बचा कौन? निम्न वर्ग। तो यहीं पे क्या हो गई? इनमें असंतोष की बहुत बुरी भावना ने जन्म ले लिया। अब जब जन्म ले लिया तो यहीं से क्या होगा? हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भी होगा। यही कारण था हमारा यूरोप में सबसे बड़ा कि राष्ट्रवाद उदय कैसे होगा। अब हम इसको जानेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही होगी, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आज मैंने फ्रांस की क्रांति इसलिए आपको बताई ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई। फिर हम नेपोलियन के बारे में भी जानेंगे यहाँ पे, और भी उसके आगे जो भी होगा सिलेबस में हमारे, वो सब जानेंगे। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।